हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के पार्ट सेकंड की वीडियो में, जिसमें हम लीगल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। लीगल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इन 60 क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में अवेलेबल करा दिए हैं। आज यहाँ पर 50 क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन हमारे जरूर फंसे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कशन कर लेता हूँ सिलेबस का। लगातार आप वीडियो में जहां तहां कमेंट करते हुए घूम रहे हैं कि हमें सिलेबस बताइए, सिलेबस कहाँ से आएगा, कि जनरल हिंदी में क्या आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आएगा, करंट अफेयर में क्या आएगा और लीगल अवेयरनेस में क्या आएगा। लीगल अवेयरनेस की ये सेकंड वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में बात करूं तो ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप में सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा एमजेपीआर लॉ, जहां हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं कि इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ वहां कमेंट मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। ये लीगल अवेयरनेस भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ये ज्यादा मेजर पार्ट रखता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन सारे मिल नहीं पाते, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। वरना जनरल हिंदी का और जनरल इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ से आपको पढ़ना है। जनरल नॉलेज भी आपको बता दिया। करंट अफेयर को तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाता। 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आप इजीली कर ही लोगे अगर आप किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये आसानी से क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी, सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं वीडियो में कभी नहीं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लीगल अवेयरनेस का ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं आने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? भारत के संविधान में ओरिजिनली 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3-4 साल से एक ही चीज की तैयारी हम करवा रहे हैं, एमजेपीआरयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की। तो जितने भी स्टूडेंट दे चुके हैं उन सभी के एक्सपीरियंस, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के लीगल अवेयरनेस से ही क्वेश्चन बनते हैं और लीगल अवेयरनेस में कॉन्स्टिट्यूशन ही मेनली पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। ठीक है, ओरिजिनली 395 अनुच्छेद थे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप इजीली इसको रिवाइज अगर करना चाहें तो वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर सकें, लिखने की जरूरत आप लोगों को ना पड़े। मेरे साथ ही स्पीड पकड़ के आप लोग चलते रहें, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अनुच्छेद 1 इसका सही है, ऑप्शन ए यानी कि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो ये जो कहा गया है वो आपके अनुच्छेद 1 में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 3 इसका सही आंसर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 2 में कर सकती है शामिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान में नागरिकता जो दी गई है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक दी हुई है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पार्ट सेकंड है वो भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? ये आपके ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वो आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 इसका सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो वह आपका ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की एक मूवी भी आई होगी, अगर आपने देखी होगी, वो
ठीक है, उस ऐसी मूवी आपको देखनी चाहिए क्योंकि इससे काफी नॉलेज आप लोगों को मिलती है। क्वेश्चन 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो वो आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो 15(5) इसका सही हो जाता है, अनुच्छेद 15(5). क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैच अप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो आपका अनुच्छेद आपका 16(4) का से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए पदोन्नति के मामले में आरक्षण के उपबंध हैं? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है 16(4)(a), यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो आपका हो जाता है आर्टिकल 14 और 16। ठीक है, अनुच्छेद 14 और 16। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है? अस्पृश्यता उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्गीय प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? यानी उपाधियों के अंत की बात की गई है, उपाधियों के अंत की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 18(1) में कही गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन सही है वो आपका अनुच्छेद 19 सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। संपूर्ण भारत के भूभाग के मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये आपका ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 19 सही हो जाता है यहाँ पर आंसर। 21 जो क्वेश्चन है आपका वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो वह आपका अनुच्छेद 19 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्र अंतर्निहित है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत भारत का नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद आपका 19(1)(a) के तहत हर भारतीय का मौलिक अधिकार है कि वह झंडा फहराए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो वह आपका ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 20 इसका सही हो जाता है आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका अनुच्छेद 20 में। ठीक, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? ये आपका अनुच्छेद है 20वां। ठीक है, 20वां जो अनुच्छेद है वो काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिख रहा है मुझे। काफी घुमा के क्वेश्चन इस पे बार बार पूछे जा रहे हैं। किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? तो वो आपका अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 29 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यथाविचारित प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता की परिधि पिछले वर्षों में काफ़ी विस्तृत हुई है। निम्नलिखित में से किस एक को अब भी संरक्षण का विषय नहीं कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, किसी समझौते के अधीन बोनस या महंगाई भत्ता का दावा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का साम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो विधि की साम्यक प्रक्रिया को जो शामिल किया गया वो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि उपरोक्त सभी, इसका सही हो जाता है। तो आप ऑप्शन खुद ही पढ़ लेना इसका, मैं ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो उसको आप खुद से देख लेना। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो वह है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने में बालकों को जाने की अनुमति नहीं देता है। जो बालक आते हैं वो भारत में 14 साल से नीचे के आते हैं, क्योंकि 14 साल का स्टूडेंट जो है ITI कर लेता है, देन वो एलिजिबल है किसी भी कारखाने में इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, वैसे जो लीगल एज है इंडिया में वो 18 साल की है। 18 साल से नीचे के स्टूडेंट माना जाते हैं और बाल श्रमिक माना जाता है अगर उनसे काम करवाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन जो है आपका, अब भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो वह आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28 तक जितने भी अनुच्छेद शामिल हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। क्वेश्चन 35, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो वह आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 इसका सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू जो शब्द है वो पारसी धर्म मानने वालों को हिंदू नहीं मानता है। जब आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में हिंदू लॉ का एक सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। हिंदू लॉ के सब्जेक्ट में वहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू कौन है, तो वहाँ पर पारसियों को छोड़ के हिंदू सभी को माना गया है। हालांकि ये डेफिनेशन अब चेंज हो गई है, लेकिन पुराने वाले में यही लिखी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन 37, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? यह है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा ये दी गई है। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो वह है आपका 38 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो वह आपका अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो वह ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? वह आपका अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है तो वह अनुच्छेद 32 है, और अगर हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। क्वेश्चन 42, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो वह ऑप्शन 33A। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 का सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये है आपका 43 क्वेश्चन और इसका जो ऑप्शन सही है वो अनुच्छेद 40 इसका सही हो जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? तो वह आपका अनुच्छेद
41 यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 42 यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो वह आपका अनुच्छेद 43A यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो अनुच्छेद 44 में कहा गया है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा एवं सुधारों का अधिकार मिला है? तो वह आपका अनुच्छेद 48A। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। क्वेश्चन 50, भारत के संविधान का अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। तो वह आपका अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। तो ये थे टोटल आपके 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में कराए, 50 क्वेश्चन मैंने इस वाले पार्ट में करा दिए। टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। इनमें से लीगल अवेयरनेस के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन 101% बनने के चांसेस हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए पहले ही बता चुका हूँ कि नीचे के वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है, सारी PDF वहाँ पर पड़ी हैं। टेलीग्राम ग्रुप नॉट फॉर ओनली एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपके एडवोकेट बनने तक आप लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात कहता रहता हूँ।